हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो हमने नया क्वेश्चन लिया है कि लेट वी डब्ल्यू एंड एक्स बी 3 फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, आपको 3 फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसिस दी हुई हैं वी डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, और कंडीशन डाल दी कि जो वी और एक्स हैं उन दोनों की डिमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, वी और एक्स की डिमेंशन सेम है। सपोज एस आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो वी से डब्ल्यू के ऊपर और टी जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो डब्ल्यू से एक्स के ऊपर। 2 लीनियर मैप्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि जो टी ऑफ एस है वो आपका इंजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने रिजल्ट ध्यान रखने दो कि टी ऑफ एस अगर इंजेक्टिव हो जाता है या 1 1 हो जाता है, ठीक है, कि टी ऑफ एस अगर 1 1 हो जाए तो वहाँ से हमारा रिजल्ट निकलता है एस इज 1 1। ठीक है, ये आप प्रूफ भी कर सकते हो इजीली। और सेकंड क्या है, अगर ये 1 1 हो ऑन 2 हो जाए, टी ऑफ एस क्या हो जाए ऑन 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर वाला टी इज ऑन 2। ठीक है, ये 2 रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि टी ऑफ एस 1 1 दिया जाए तो जो राइट साइड में है वो 1 1 होगा। टी ऑफ एस ऑन 2 दिया जाए तो लेफ्ट साइड वाला जो है टी वो ऑन 2 होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी। कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि यहाँ से ये इम्प्लाई, आपने ध्यान क्या रखना है कि टी ऑफ एस 1 1 या ऑन 2 होगा तब एस और टी के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है कि जो टी ऑफ एस है वो इंजेक्टिव दिया हुआ है। 2 रिजल्ट तो आप ये यूज़ कर सकते हो। थर्ड रिजल्ट इसी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने करवा भी दिया है कि कोई भी फंक्शन, अब यहाँ देखो टी ऑफ एस जो जाएगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, टी ऑफ एस वी से एक्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है, वी से एक्स के ऊपर जा रहा है और उसने बोला क्या हुआ कि जो डिमेंशन ऑफ वी और एक्स जो है ना वो क्या है, सेम है। टी ऑफ एस 1 1 दिया हुआ था, मैंने बोला था अगर टी ऑफ एस 1 1 या ऑन 2 दे दिया जाए और साथ में कंडीशन डाल दी जाए कि फाइनाइट डिमेंशन के साथ दोनों साइड की डिमेंशन क्या है, सेम, तो 1 1 जो होता है वो ऑन 2 को इम्प्लाई करता है, 1 1 ऑन 2 को इम्प्लाई कर देता है और ऑन 2 1 1 को इम्प्लाई कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको गिवन क्या है कि जो टी ऑफ एस 1 1 भी आ गया और टी ऑफ एस ऑन 2 भी आ गया, क्योंकि डिमेंशन ऑफ वी और एक्स बराबर दोनों की दी हुई है। 1 1 पहले दिया हुआ है, ऑन 2 हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि जो एस एंड टी आर सर्जेक्टिव होंगे, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीनिंग ऑन 2 होता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है टी 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, यानी हमें 2 रिजल्ट ये मिल गए कि एस 1 1 होगा और टी ऑन 2 होगा, यानी कि एस जो होगा वो इंजेक्टिव आएगा। तो एस इंजेक्टिव कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ये 2 तो आपके ऑप्शंस नेगलेक्ट हो गए क्योंकि हमें पता है कि एस आपका इंजेक्टिव है। ठीक है, और टी क्या है, सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन 2। तो यहाँ पे इंजेक्टिव बोल रहा है तो इसको कैंसिल करो, तो आंसर आपका बन जाएगा ये वाला डी। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं कि आपको टी ऑफ एस क्या दिया हुआ था, 1 1 दिया हुआ था। हमारे पास 2 रिजल्ट थे, टी ऑफ एस 1 1, टी ऑफ एस ऑन 2, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है। दूसरी बात, डिमेंशन इसने क्या किया हुआ है, सेम दिया हुआ है और 1 1 दे दिया। ठीक है, तो ऑन 2 भी हो जाता है, जब डिमेंशन इक्वल हो जाती है तो 1 1 इम्प्लाई कर देता है ऑन 2 को, ऑन 2 इम्प्लाई कर देता है 1 1 को। इनमें इफ एंड ओनली इफ केस आ जाता है, यानी कि इसका यूज़ करके और इन दोनों का यूज़ करके हमने क्या बना लिया कि जो टी ऑफ एस 1 1 और टी ऑफ एस ऑन 2 है, वहाँ से हमें डायरेक्टली ये 2 रिजल्ट यूज़ करके पता चल गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपने ध्यान में रखने, काफ़ी यूज़ ये हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है आर क्यूब से आर क्यूब। ठीक है, डिफाइंड किया हुआ है इस तरह से। फिर ये बोल रहा है कि अगर एन टी और आर टी डिनोट नल स्पेस एंड रेंज स्पेस ऑफ टी रिस्पेक्टिवली, देन अब ये बोल रहा है कि ये अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाए तो वहाँ से नल स्पेस की डिमेंशन और रेंज स्पेस की डिमेंशन पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है दोनों इक्वल है। ये पूछ रहा है कि जो नल स्पेस है वो आपका रेंज स्पेस में आएगा। ठीक है,
तो सेकंड में हम कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा, पहले तो हम करते हैं कि नल स्पेस में हमें पता है नल स्पेस जो होता है उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, वो अब देखो R3 से R3 है तो हमें पता है डोमेन वाली साइड का सबसेट बनता है आपका नल स्पेस। तो इसके अंदर R3 के वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जिनकी इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या आ जाए स्टूडेंट, 0 आ जाए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं ये दी हुई है, यानी कि अगर आप ABC टाइप का एलिमेंट लोगे तो नल स्पेस के अंदर वो दिखेगा तो इस तरह का होगा। और ये हमें दिया हुआ है, क्या है ये, A माइनस B, देखो x1 माइनस x2, और ये दिया हुआ है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, A इज इक्वल टू B मिला ना, क्योंकि फर्स्ट टप्पल सेकंड टप्पल इधर ये थर है तो 3 डायमेंशन का इधर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल नल स्पेस की डेफिनेशन का यूज़ करके हमें इतना ही मिला कि A और B आपके इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह के आ जाएंगे, A और C, क्योंकि C के बारे में हमें कोई कुछ पता नहीं चला, C वे आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी रह गया, लेकिन A और B के बारे में पता चल गया, रिलेशन पता चल गया, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया सच दैट A और C आप लिख सकते हो R में से। अब देखो इसको बनाने में कितने एलिमेंट्स लग रहे हैं, A को बाहर निकालो 1 1 0, C को बाहर निकालो 0 0 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 2 बेसिस आपकी यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये हमने बेसिस और डायमेंशन में किया था 1 और 2। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना आ गया, 2 आ रहा है। तो कहाँ पे रिजल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ये मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी, ठीक है। और जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं रैंक। तो यहाँ से अब हम यूज़ कर सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। तो आपको यहाँ तक समझ आया हुआ था, तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं रैंक नलिटी थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ में आप ये कंसेप्ट देख सकते हो कि कैसे हम यूज़ करते हैं। अब लेते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V दे दी जाए, ठीक है। तो हमें पता है नल स्पेस कहाँ होगा, इस साइड में, डायमेंशन जो U है आपका डोमेन वाली साइड में, और रेंज स्पेस आएगा इस साइड वाली में, ठीक है। तो यहाँ से नल स्पेस निकलेगा उसको हम बोलते हैं नलिटी, और जो इधर रैंक आएगा उसको हम बोलते हैं रैंक। तो रैंक नलिटी थ्योरम यहीं से बना हुआ है। तो हम बोलेंगे रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ये ध्यान रखना है आपने, ये इक्वल होगा। इन दोनों को जो सम आएगा वो आपने ध्यान रखना है, डोमेन वाली साइड में जो वेक्टर स्पेस होगा उसकी डायमेंशन के इक्वल, ठीक है जी। तो डायमेंशन ऑफ U के इक्वल होता है, ये आपकी आती है रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए U से V, तो आपने क्या करना है, रैंक आप निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो रैंक भी निकाल सकते हो, नलिटी भी निकाल सकते हो। दोनों का जो सम होगा वो इस साइड, डोमेन वाली साइड जो है उसके बराबर होगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से काफ़ी रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो भी हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो हमें डायमेंशन ऑफ NT पता चल गया, यानी कि हमें नलिटी का पता चल चुका। नलिटी कितनी थी, 2। अब रैंक की बात करें, रैंक ऑफ T कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ U यानी कि इस साइड वाली डोमेन वाली साइड 3 है, तो 3 यहाँ लिखो। तो रैंक ऑफ T कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, ये बोल रहा है 2 आएगा। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होता है, वही आपका रैंक बनता है। तब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन की तरफ। अब देखो दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, अगर रेंज सेट और जो नल स्पेस है वो दोनों के दोनों इक्वल बोल रहा है ये, ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, रैंक 1 आ रहा है और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी आ रही थी, 2, तो दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो ये भी आपका कैंसल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, अगर हम इसको लेके चलते हैं नल स्पेस और रेंज स्पेस, तो हमें पता है सबसेट के केस में या सब स्पेस के केस में क्या हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होना चाहिए,
ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन हमने लिया तो ये इसको इम्प्लाई करेगा, लेकिन हमें पता है ये तो ज़्यादा है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करके और कुछ रिजल्ट्स यूज़ करके इस तरह से क्वेश्चंस को किया सोल्व। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, u आपको एक अलग से सबसेट दिया हुआ है आर क्यूब का। आप इसको चेक कर सकते हो, हमने बेसिस और डायमेंशन में किया था, वेक्टर सबस्पेसिस में किया था। वहाँ से मैंने बोला था कि कंडीशंस जो डाली जाती हैं वो आपकी अगर लीनियर हैं, ठीक है, और जीरो उसके अंदर आ रहा है तो वो क्या बना देती है, सब स्पेस बना देती है। यहाँ पे सब स्पेस के बारे में दिया नहीं हुआ, लेकिन हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि डिमेंशन बताओ और रैंक बताओ ए का, ए अलग से दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सब सेट दिया जाता है किसी भी स्पेस का, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उसकी ओरिजिनल डिमेंशन लिखते हो माइनस उसकी जो इंडिपेंडेंट कंडीशन है उनको आप सब्ट्रैक्ट करके उसकी डिमेंशन निकाल देते हो। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से नोट आउट करो तो ये तो कंडीशंस हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है वो एक तरह से किस तरह की होगी, TR3 से R3, TR3 से R3 सच दैट ABC जो एलिमेंट आएगा वो उस साइड जाकर किस तरह बनेगा, A + 2B - 3C और 2A + 5B + 2C एंड ये बनेगा आपका 3A - B - 4C। ये देखो, ठीक है, ये एलिमेंट बनेगा। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस, अपनी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये मान के चले, इसके अकॉर्डिंग जो U है वो क्या है, इसने क्या किया, इन एलिमेंट्स को उठाया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इक्वल टू 0 किस केस में होता है, यानी कि ये हमें डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, नल स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से आप ABC नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये नल स्पेस है और यहाँ से रैंक पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, अब देखो जब हम यहाँ से इंडिपेंडेंट कंडीशन चेक करने जाते हैं तो हम इसको ही किस में लेके जाते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। जो नॉन जीरो बच जाते हैं वो आप क्या बोल देते हो कि इंडिपेंडेंट कंडीशन है। तो एक बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ से आपको रैंक भी मिल जाएगी और यहाँ से पता चल जाएगा। तो जब 1 2 - 3 लिखोगे 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, ये आएगा आपका 1, यहाँ से ये आ जाएगा 8। ठीक है, 2 - 2 0, 5 - 4 1 एंड 2 - 6 8 हो गया। फिर इसको 3 - 3, ये 3 - 3 0 हो गया, -1 - 6 - 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ से -4 और +9 ये 5 हो गया ना, -4 + 9 5 हो गया। आगे और करोगे इसको 1 2 - 3 0 1 8 तो 0 -7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर ऐड करोगे तो 8 7 56 561 आ जाएगा। ठीक है, 61 0। अब देख सकते हो आप तीनों क्या है, नॉन जीरो रोज है। तो यानी कि हमें पता चल गया जो रैंक है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स थी, रैंक निकालने का भी यही तरीका है। तो इसका रैंक कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। और वैसे आप देख सकते हो रैंक नलिटी थ्योरम से, क्योंकि आपको पता चल गया ये क्या है, नल स्पेस है और इसी की डायमेंशन पूछी हुई है। हमने इस मैट्रिक्स की हेल्प से, देखो यहाँ पे अलग भी दिया जा सकता था, लेकिन इसने क्या किया, ए मैट्रिक्स जो बना के दी वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ही बना के दे दी। तो अनडायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप रैंक अगर 3 आई तो नलिटी आपको पता है 0 आएगा, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हो। हमने इंडिपेंडेंट कंडीशन चेक की, वो तीनों की तीनों क्या थी, इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पेस की जो डायमेंशन है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 0 आ जाएगा। तो आप ये रैंक नलिटी थ्योरम से भी देख सकते हो, इसको अलग से वेक्टर सबस्पेस मान के भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमने 3 क्वेश्चंस किए। ये आपका CMI 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने लिया JM 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो P2R है वो वेक्टर स्पेस है आपका पोलिनोमियल्स का इन x डिग्री एटमोस्ट 2 है, यहाँ पे ये मिस हो गया, एटमोस्ट 2 विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और M2R वेक्टर स्पेस ले रखा है इसने, क्या है, मैट्रिसेस ली हुई हैं जिनकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, R से, और रियल फील्ड है। इफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, जो आपका पोलिनोमियल स्पेस है एटमोस्ट 2 डिग्रीज का, वहाँ से
M2R तक इसने स्पेस दी हुई है। तो इस साइड कितनी डायमेंशन बनेगी 3, क्योंकि मैंने बताया था पोलिनोमियल केस में इसमें जो आएंगे आपके पोलिनोमियल वो A0 A1x प्लस A2x² इस टाइप का आएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है f जो इसने दिया हुआ है वो आपका इस टाइप का होगा। तो डायमेंशन 1 2 3 यहाँ से कोफिशिएंट्स को आप काउंट करके बना लेते हो, ठीक है। जितनी एटमोस्ट 2 डिग्री उससे एक ज़्यादा, यहाँ पे 2 आपका ऑर्डर है तो 2 क्रॉस 2 4, यहाँ पे डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ओवर R। ये भी मैं वेक्टर सब स्पेसीज की डायमेंशन में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब नीचे कुछ बोला हुआ कि T इज 1 1 है, ऑन 2 है, नल स्पेस के बारे में पूछा हुआ है, रेंज स्पेस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। पहला तो आपका काम ये है कि आप इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना सकते हो, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर और गलती होने के भी चांस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं 1 1 को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नल स्पेस के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि 1 1 इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस के अंदर ओनली 0 एलिमेंट्स, ठीक है। और नॉट 1 1 हम बोल देते हैं कि उसके अंदर कोई नॉन जीरो आ जाए, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको रिलेट करके क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको नल स्पेस के अंदर चाहिए तो नल स्पेस के अंदर कौन से fx आएगा, fx आएंगे, नल स्पेस बनाओगे तो इसके अंदर आपके fx आएंगे कहाँ से, P2R में से, सच दैट दो कंडीशन कि T ऑफ f आपका 0 हो जाए ना, यही होगा कि ऐसे f आएंगे जिनकी इमेज उस साइड जा करके 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब इसका मीनिंग क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है, T ऑफ f हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स F0 माइनस F2 और 0 0 F1, और ये इधर इस साइड, क्योंकि देखो आफ्टर इमेज जो ये जाएगा किस स्पेस में चला जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स पड़ी है वहाँ चला जाएगा। तो इधर ये 0 दिखेगा आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो जाती हैं, यानी कि आपको कंडीशन मिल गई F0 F2 के बराबर होगा और F1 आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल 0 0 यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, एक इसको 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। दो कंडीशन आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। अभी जो F है वो आपका किस तरह का है, A0 A1x प्लस A2x², ये आपका fx है। अब इसमें F1 पुट करोगे तो 0 आएगा, यानी कि एक कंडीशन से आपको क्या मिल गया, A0 A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। फिर आप पुट करो F0 और F2, F0 पुट करोगे तो क्या आया A0, क्योंकि बाकी सारे के सारे 0 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। 2 पुट करोगे तो ये आया आपका A0 2A1 प्लस 4A2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो कंडीशन मिल चुकी है, यहाँ से आप कर सकते हो। अब देखो A0 को A0 से हटा दो, यानी कि यहाँ से आपको कंडीशन मिली A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आप A2 को लिख सकते हो माइनस A1/2, यानी कि A2 जो वेरिएबल था वो आपका A1 की तरफ ही चला गया, यानी एक डायमेंशन कम होगी इसकी। 3 में से एक कंडीशन चेक कर सकते, कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेंगे, तो एक तो चला गया। अब इस A2 या फिर आप क्या कर सकते हो, A2 को A1 में पुट करो, देखो ये A2 की वैल्यू है, ये यहाँ पुट करोगे तो यहाँ भी A1 आएगा, इसमें A0 हमें चाहिए क्योंकि A2 के बारे में हमें आइडिया हो गया A1 के केस में। अब A2 को जब यहाँ पुट करोगे तो A0 प्लस A1 को A1 रहने दो, A2 की जगह आप पुट कर सकते हो माइनस A1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो A1 और ये 1 है, ये हाफ है, तो उधर जा कर के यहाँ से आपको मिलेगा माइनस A1/2, ठीक है जी। कुछ गलती हुई तो देख सकते हो आप, यहाँ से हाफ उधर जाके माइनस हाफ, यानी कि A0 को आप A1 की केस में लिख लिया, तो A0 को आपने लिखा। अगर इसी को मैं टपल स्पेस में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, A0 A1 और A2, इस तरह से हम टपल स्पेस में लिख सकते हैं, डायमेंशन R³ में लेके जा सकते हो, ठीक है, कंपेयरिंग कर सकते हो। तो आपका A0 की जगह लिखोगे आप A1/2, A2 की जगह आप A2 की जगह आप यहाँ से रखोगे माइनस A1/2, तो यहाँ A0 हो गया, A1 को A1 रहने दो, A2 की जगह आप लिख सकते हो माइनस A1/2। ये देखो अब ये क्या है, नल स्पेस है।
यानी कि जब आप ऐसा पोलिनोमियल लोगे जो नल स्पेस में जाएगा वो इस तरह का दिखेगा, यानी कि उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपके एक ही वेरिएबल में बन रहे होंगे, यानी कि आपको वो एफ एक्स दिखेगा, वो दिखेगा -a0/2 और +a1x और -a1/2 एक्स स्क्वेयर, इस तरह का पोलिनोमियल दिखेगा आपको। तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या आ गई, 1 आ गई। और इसको बनाने में जो लग रहा है एक बेसिस जो इसकी लग रही है वो क्या है, अगर a1 को आप बाहर निकाल दो, a1 को बाहर निकालो तो -12 1 -12, यानी एक डायमेंशन इसमें नॉन जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि ये इसका क्या आ गया, स्पेनिंग सेट, ये स्पेन करेगा। तो देखो जब नल स्पेस के अंदर एंट्री हुई नॉन जीरो वेक्टर की, तो वहाँ से हम क्या बोल देते हैं, अगर ओनली जीरो वेक्टर आए तो 1 1 हो जाता है, अगर नॉन जीरो वेक्टर आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट 1 1। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि टी इज़ 1 1, करो इसको कैंसिल। दूसरी बात, अब टी इज़ ऑन टू देखो ऑन टू तभी हो सकता है, यहाँ क्या ऑन टू की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि हमने देखा था कि ऑन टू केस कब पॉसिबल होता है कि आपको जब u से v तक जाना है तो 1 1 ऑन टू की पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी, 1 1 तभी हो सकता है जब इस साइड वाली डायमेंशन इससे कम या इक्वल हो। ऑन टू के लिए इस साइड वाली डायमेंशन इस साइड वाली से कम या इक्वल हो, तो आप यहाँ से तो देख सकते हो ना, इसकी 4 है, ऑन टू के लिए 4 लेस देन इक्वल टू 3 थोड़ी ना होगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑन टू की पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी। वरना आप एक तरीके से और देख सकते हो कि जब टी यू से वी दिया जाता है तो ऑन टू का मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी रेंज सेट है, रेंज ऑफ टी बनता है वो पूरा का पूरा वी बन जाता है, यानी कि रेंज स्पेस, रेंज सेट की डायमेंशन किसके बराबर हो जाती है, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, रेंज नलिटी थ्योरम से आप कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे को ठीक लगा तो मैंने ये करवाया मेथड, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है इससे स्पेन होगा ये, तो यहाँ पे तो इसको स्पेनिंग के लिए एक ही चाहिए ना, यहाँ पे 2 लग रहे हैं, निकाल दो इसको बाहर। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेनिंग सेट ये मिल गया, हमें इसकी बेसिस का काम करेगा, ये स्पेनिंग सेट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 हैं और आप चेक कर लेना दोनों के दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट और स्पेनिंग हो जाए तो वो क्या करता है, बेसिस का काम करता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट और मिनिमम स्पेनिंग सेट लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये बेसिस नहीं बन पाएगा, स्पेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने स्पेनिंग सेट आपको यहीं पे बता दिया। अब बचता है एक ऑप्शन, ये आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने नेगलेक्ट वाले ऑप्शन से कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देखो यहाँ तो क्या था, ऑप्शन नेगलेक्ट हो गई बाय चांस, लेकिन कई बार क्या होता है इस तरह से आपको बेसिस पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ स्पेनिंग सेट निकाल लिया था, तो इसी तरह से जब आप रेंज ऑफ टी की बात करोगे या नल स्पेस की बात करोगे, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स में अगर आपको टी ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये इसका m है इसका n है, तो मैंने बताया था n क्रॉस m की क्या बन जाती है स्टूडेंट, मैट्रिक्स बनती है। जब आपको बेसिस की बात की जाएगी या स्पेनिंग सेट की जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या होगा, ये इजी फॉर्मेशन हो जाएगी मैट्रिक्स की। आप एक मैट्रिक्स बना लोगे, उसका रैंक फाइंड आउट करो, जो उसका रैंक होगा वो रेंज स्पेस के अंदर आपका काउंट किया जाएगा। वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया जिसके थ्रू हम समझेंगे कि अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाती है तो वहाँ से हम रेंज स्पेस कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बेसिस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कर्नल ऑफ टी यानी कि नल स्पेस कैसे हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है, आपको वहाँ पे अगर स्पेशल कोई बेसिस दे दी जाए तब तो आप क्या करोगे, उसी की कोरस्पोंडिंग जो मैंने मेथड बताया था वहाँ से आप मैट्रिक्स बनाते हो। लेकिन जब आपको कोई भी अलग से बेसिस आपको यूनिफॉर्म ना की जाए, अलग से ना बताई जाए, तो आप क्या करते हो, इसी की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग क्या करते हो, मैट्रिक्स बना लेते हो। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट मेरा मोटिव है जो वो मेथड बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे किसके कोरस्पोंडिंग, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो 3 से 3 जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स को आप क्या लिखो, टप्पल वाइज कोफिशिएंट्स को रो में कन्वर्ट कर लो, तो 1 2 -1, और फिर x की जगह 0 है क्योंकि y + z है तो 1 1,
फिर आपका x1 है, y 0 है और ये z-2 है। तो आपकी ये आपको स्टैंडर्ड बेसिस कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ क्या पूछा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी बताओ। अब हमने क्या किया हुआ, रैंक डेंसिटी थ्योरम भी की हुई है कि आर क्यूब से आर क्यूब जाओगे तो यहाँ पे जो नल स्पेस यानी कि जो नलिटी होगी प्लस जो रैंक होगा, ठीक है, वो आपका डोमेन वाली साइड यानी 3 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, अब देखो चाहे आप रैंक ऑफ टी बोलो चाहे उसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का रैंक बोलो, बात सेम ही है। और यहाँ से हमें पता है नलिटी का मीनिंग क्या होता है। हम बोलते हैं जो रैंक जो होता है वो क्या होता है मैट्रिक्स के लिए कि उसके अंदर कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स आ रही हैं। ठीक है, तो जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम हो जाएगी उसको हम रैंक बोलते हैं। अब जितना बच गया वो क्या हो जाएंगे, वो नल स्पेस के अंदर आपके वेक्टर्स चले जाते हैं। वो कैसे निकालोगे, अगर आपको ये मैट्रिक्स दे दी जाए तो हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है या उसके कोरस्पॉन्डिंग एक टी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, मैट्रिक्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नल स्पेस को टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि जो x है वो x कहाँ से लोगे आप, डोमेन वाली साइड में, तो वो दिखेगा x1 x2 x3 टाइप का। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 -1 0 1 1 1 0 -2 और ये आपका x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यानी कि इस सिस्टम को, होमोजीनियस सिस्टम को सोल्व करना, आपको इसको सोल्व करना क्या देगा आपको, नल स्पेस। अगर इसको आप रैंक निकालोगे तो वो क्या बताएगा आपको, रेंज सेट। तो कैसे रैंक कैसे निकालते हैं हम, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे मैट्रिक्स, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो 1 2 -1 ये 0 है ये 1 है, इसको ऐसे रहने दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 1 -1। ठीक है जी, -1 1 -1 0 -2 एंड -1। फिर आप आगे कर सकते हो 1 2 -1 0 1 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका अपर ट्रायंगुलर में जा चुका। यहाँ से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट निकाल के यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि इसका रैंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसका डिटरमिनेंट भी पता चल रहा है क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, उनमें डायगोनल एलिमेंट्स की इंट्रीज का मल्टीपल ही क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, रैंक, तो 1 है। तो रैंक अगर नॉन जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आ जाए तो मैट्रिक्स फुल रैंक की हो जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से साथ में एक रिजल्ट आप और यूज़ कर सकते हो। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे तो पूछा हुआ है कि टी आपको दी हुई है, आप क्या कर लोगे, मैट्रिक्स बना लोगे और उसकी डिमेंशन या नल स्पेस के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या कहा जाएगा आपको, टी स्क्वेयर टी क्यूब, इनके लिए डायमेंशन या बेसिस की बात की जाती है। तो आप छोटा सा रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है कि अगर आपकी इफ ए मैट्रिक्स इज फुल रैंक, फुल रैंक का मीनिंग क्या है, उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो आप चाहे ए क्यूब करो चाहे A4 करो, कितना मर्जी करो पावर, इनका डिटरमिनेंट भी क्या नॉन जीरो ही रहेगा ना। तो यहाँ से फुल रैंक इंप्लाई करेगा नॉन जीरो डिटरमिनेंट को और नॉन जीरो डिटरमिनेंट इंप्लाई कर देगा फुल रैंक को। यानी कि अगर आपको ए मैट्रिक्स आपको पता चल जाए कि फुल रैंक की है तो आपसे अगर डायमेंशन या बेसिस की बात की जाए उसके इंटीग्रल पावर्स की, तो आप वहाँ से इजीली बता सकते हो। ये मैंने बता दिया, हमें पता है डिटरमिनेंट है, या हम आइगन वैल्यूज़ का कंसेप्ट जब वहाँ पे पढ़ेंगे तब भी ये हम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप छोटा सा यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ से हमें इसका तो पता चल गया। हमें पूछा है कर्नल ऑफ टी, हमें पता चला रैंक। कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा, नलिटी जानने को बोल रहा है ये कि नलिटी बताओ। रैंक हमें पता चला 3 एंड नलिटी चाहिए हमें इज इक्वल टू 3। तो नलिटी का पता चल गया कि हमें इसके अंदर कितने वेक्टर मिलेंगे, 0, यानी कि ओनली 0 वेक्टर ही इसके अंदर आएगा। क्योंकि हमने किया था कर्नल ऑफ टी है वो क्या होता है,
सब स्पेस बनाता है, सब स्पेस बनाता है तो उसको नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, यानी डायमेंशन उसकी 0 आ रही है, यानी कि उसके अंदर ओनली 0 0 एलिमेंट ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि कर्नल ऑफ टी की जो डायमेंशन आएगी वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 0। अब इसी केस में यहाँ पे तो हमें पता चल गया, आप देखोगे यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, अब देखो डायरेक्टली यहाँ से भी हमें पता चल गया कि नल्टी 0 आ रही थी, और नल्टी क्या होता है, डायमेंशन होता है नल स्पेस की। नल स्पेस आपका सब स्पेस बनाता है, सब स्पेस बनाने के लिए उसको नॉन एम्प्टी तो होना ही पड़ेगा, तो कम से कम हम उसके अंदर क्या पुट करेंगे, वो वेक्टर सब स्पेस बना दे, तो वो ओनली 0 स्पेस को हम लेके आते हैं। तो ये तो पता चल गया कि 0 स्पेस है। कई बार क्या होता है, यहाँ से नल स्पेस के बारे में नहीं पता चलेगा, इसकी डायमेंशन कुछ आ जाएगी, नल्टी के अंदर 1 2 3 कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि रैंक घटेगी तो नल्टी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, उनको जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी उसका रिलेशन निकाल के इक्वल टू 0 पुट करके ये जो x1 और x2 x3 है इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ करो तो x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 एंड x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट में हमें पता चला माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, ये बताएगा x3 0 है। अब इसमें पुट करोगे तो यहाँ से पता चला x2 0 है, इसमें पुट करोगे तो x1 भी 0 हो गया, यानी कि अगर आप नल स्पेस के अंदर जाओगे तो आपको जो x1 x2 x3 ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर तो एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर जो नल स्पेस बनता है वो किस तरह का बनेगा, a से x कहाँ से, आर क्यूब में से, सच दैट ax इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर तो x किस तरह का है, x1 x2 x3 टाइप का है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप कंडीशन लगाओगे नल स्पेस वाली तो वो तो सारे 0 हो गए ना, तो नल स्पेस के अंदर ओनली एंट्री कौन किसकी आई, 0 0 की। अदरवाइज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अलग से रिलेशन मिलेगी, वो आप इस x में पुट करोगे, वहाँ से आपको बेसिस पता चले करेगी। ठीक है, वो आप इससे एग्जांपल्स को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने लिया गेट 2018 8 का, तो यहाँ पे बोल रहा है कि R4 से R4 आपको एक क्या दी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, सच दैट ये आपको कुछ दिया हुआ है, जहाँ पे E1 E2 E3 क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। अब देखो यहाँ पे टी के बारे में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले जब भी आपको इन्वर्टिबल नील पोटेंट आइडोपोटेंट रैंक के बारे में पूछा जाए तो वहाँ से अगर पॉसिबल है तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, वहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। अब हमें पता है जब R4 से R4 पे ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड मेथड से आपका E1 E2 E3 इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है, दोनों साइड क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों की दोनों क्या आ जाएंगे, आपकी सेम आपकी बेसिस रहेंगी R4 से R4। ठीक है, तो मेथड क्या करते हो कि आप E1 की इनकी इमेजेस लेते हो, E1 की इमेजेस ने दी हुई है E2। ठीक है, अब ये जो E2 आता है इसकी इमेज आती है, इसको आप क्या करते हो, जो उस साइड वाली बेसिस है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, तो ये तो सेम है, तो सेम है तो आपको पता है फर्स्ट पे E1 की जगह 0 आएगा, 0 इंटू E1 प्लस 0 1 इंटू E2। ठीक है, 0 इंटू E3 0 इंटू E4। फिर आप क्या कर सकते हो, जब इसकी मैट्रिक्स बनाते हो तो इसको रेसिप्रोकल लिख देते हो, कैसे, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिखते हो, तो 0 1 0 0। अब हम दूसरी बार करते टाइम क्या करेंगे, E2 कहाँ जाएगा, E3 पे, तो हमें पता है नॉन जीरो एंट्री कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ आपकी नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी, यानी कि सेकंड कॉलम बनेगा वो कोऑर्डिनेट वेक्टर का, वो बनेगा 0 0 1 0, यानी कि E2 E3 पे चला गया, E3 में 1 यहाँ आ गया, फिर E3 0 पे चला जाएगा, यानी कि E3 की इमेज क्या आ गई, पूरी की पूरी 0 आ गई, तो ये 0 0 आएगा सारा कोऑर्डिनेट वेक्टर 0 0 0 0। फिर ये बोल रहा है कि जो E4 है वो आपका E3 पे जाएगा, E4 कहाँ जाएगा, E3 पे चला जाएगा, E4 E3 पे जाएगा तो 0 0 1 0। ठीक है, ये आपका इसके कोरस्पोंडिंग क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। चलिए जी अब ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि टी आइडोपोटेंट बनेगा। आइडोपोटेंट का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। इन्वर्टिबल का मीनिंग उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। तो देखो कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए तो वो उसका रैंक कम हो जाता है, वो इन्वर्टिबल कभी भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो निकल गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है रैंक आपका 3 आएगा,
तो रैंक आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। इसका रैंक कितना आ रहा है, इसका रैंक आ रहा है आपका, कॉलम में देखोगे तो यहाँ से देखो कॉलम वाइज लगाएंगे 0 1 0 0 0 0 1 0, ये आपका 0 0 पहले ही पड़ा है। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 0 0 बन जाएगा। अब आप देख सकते हो इसका रैंक कितना रह गया, 2 रह गया। तो इसको आप कैंसिल करो, रैंक तो 2 है, ये बोल रहा है 3 है। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, हमें रैंक पता चला 2, डिटर्मिनेंट अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्टिबल हो ही नहीं सकती, 2 ऑप्शन आपके यहाँ से चले गए। अब देखो आइडोपोटेंट के लिए हमें क्या करना होता है, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर करो तो ए ही आ जाए। या आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि अगर ए स्क्वायर इसको इस साइड ले जाओगे तो ए माइनस आई, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 0 मैट्रिक्स हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है दोनों में, यानी कि यहाँ तो इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, 2 पॉसिबिलिटी हमें पता चली। अगर यहाँ से आपको कहीं से डायरेक्ट पता चल जाए कि 0 और 1 के अलावा आ रही है, देखो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है, ये मैंने करवाया हुआ है पूरा का पूरा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नीलपोटेंट सभी के बारे में करवाया हो, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये नेगलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर बाई चांस आपने मैट्रिक्स बनाई, वहाँ से आपको पता चल गया कि 0 और 1 के अलावा उसकी आइगन वैल्यू बन रही है, तो आप आइडोपोटेंट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है आइडोपोटेंट हुई तो उसकी पॉसिबिलिटी है या 0 या 1, लेकिन इसके अलावा आ जाए तो आप वहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ए स्क्वायर करके देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर करना इजी रहेगा। देखो अभी यहाँ कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो आपका पूरा का पूरा 0 है, तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 आ गई एंट्री, फिर फर्स्ट रो सेकंड, ये 0 0 ही बन जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर 0 था। फिर हम करते हैं सेकंड रो, सेकंड रो करोगे तो एंट्री देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 0। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप देखना ये एंट्री 0 हो जाएगी, आगे तो फिर 0 आना ही है, ठीक है। तो देखो अगर ये आइडोपोटेंट होता तो इसका स्क्वायर करते ही जो बनता वो यही आना था, लेकिन ये एंट्री आप नोट आउट करोगे 0 आ रही है, लेकिन इसमें तो एंट्री क्या थी 1, तो आपको 1-2 स्टेप के बाद ही पता चल जाता है इजीली। तो यहाँ से आपको ऐसी मैट्रिक्स के केस में ये स्क्वायर करके देखना चाहिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आइडोपोटेंट नहीं है, नीलपोटेंट होगा, फिर ऑप्शन बच गया, ये नेगलेक्ट हो गए थे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप नीलपोटेंट एंड आइडोपोटेंट इनसे रिलेटेड वीडियो ज़रूर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप वहाँ से जाके क्लियर करो, और जब हम क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड तो वहाँ पे भी हम इनको डिस्कस करेंगे।